एक 50 बेड के हॉस्पिटल में संबंध किया जाता है, वो पूरा कार्यकाल नहीं हुआ, उनका होते ही ये चालू हो जाएंगे और इनकी प्रगति निर्माण कार्य की 2 में चल रही है और आप वाले में अभी बजट आने के बाद शुरू जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या ये सही है कि जहां पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खुले हैं वहां पर आयुर्वेद के शिक्षकों को लगाया जा रहा है और जबकि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के योग्यताधारी शिक्षकों को नहीं लगाया जा रहा है? जहां पर ये अस्पताल खुले गए हैं वहां पे योगा के, नेचुरोपैथी के और आयुर्वेदिक के तीनों रिक्त भरे जाते हैं। ऐसी समस्या आई है तो आप इसमें एक बार दिखवाएं कि जो योग्यताधारी शिक्षक हैं प्राकृतिक चिकित्सा और योग के, अब उनको प्रायोरिटी देकर इसमें लगवाएं। श्री प्रताप सिंह सिंघवी, संख्या 47। माननीय मंत्री महोदय, आपका आ गया था? जब आ गया, चलो बिराजो। एक तो मंत्री जी आपका धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। माइक चालू करो, माइक माइक तो ऑन कर दो भाई। आपने सिंचाई में छबड़ा का ध्यान रखा। मैं कछावन पेयजल, कछावन का जो एनीकट मंजूर किया उसके लिए मैं आपको स्पेशली धन्यवाद देता हूँ। साथ ही निवेदन करना चाहूँगा कि कछावन जो पेयजल योजना है ये 2018 में स्वीकृत हुई थी और उसके बाद ये निरस्त कर दी गई 3/9/2021 में कांग्रेस सरकार के समय। इसकी लागत थी 21 करोड़ रुपए और इससे 16 गांव और 3 ढाणी पेयजल उनको इस योजना से पेयजल मिलता। तो एक तो मेरा एक प्रश्न आपसे निवेदन है कि इसको बंद करने के क्या कारण रहे। अब आपने कहा है कि इनको परवन सिंचाई परियोजना, परवन डैम से पेयजल स्कीम बनी है वो 3-4 हज़ार करोड़ की, उससे हम इसको जोड़ेंगे। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि परवन डैम बनने में ही अभी काफ़ी समय लगेगा। कब तो पेयजल की लाइनें खींचेगी और कब वो पानी वहाँ गाँवों तक पहुँचेगा। बिल्कुल ट्रेल पे गांव में किशनगंज शाहबाद से और अटरू प्रॉपर से लगे हुए गांव में, इसलिए आप इसी योजना को तो अलग से मंजूर करें। इसलिए करें कि इसमें आपने एनीकट तो दे ही दिया, पीएचईडी का पैसा भी कम खर्च होगा, खाली लाइन डालनी है, तो खाली लाइन डालनी है। और जो ये आपने जो 2021 में जिसको बताया कि 2021 में हमने स्वीकृति जारी कर दी है उससे परवन डैम से, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2021 के पहले तो प्रश्न पूछिए, माननीय सदस्य प्रश्न पूछिए, भाषण नहीं करना अभी। एक मिनट था, 2018 में ये सैंक्शन हुई, 21 में निरस्त हुई, इसको चालू कर दो, इतना ही निवेदन है। और आपने जो सिंचाई में पैसा दिया उसके लिए मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय कुछ कहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से छाबड़ा से आने वाले वरिष्ठ विधायक महोदय को बताना चाहता हूं कि इस योजना में 16 ग्राम माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, परवन प्रश्नकाल में अपना स्थान नहीं छोड़ते। कारण मंत्रिपरिषदीय समिति द्वारा ले गए निर्णय के क्रम में वित्त समिति की 761वीं बैठक दिनांक 26/11/2019 द्वारा उक्त योजना की स्वीकृति निरस्त की गई थी, जिसका विवरण प्रविष्ट वेब पर संकलन है, इनको भिजवा दिया। दूसरा, योजना की निविदाएं वर्तमान में प्रक्रियाधीन है एवं पैकेज 4 जिसमें उक्त 16 ग्राम सम्मिलित हैं के फ्री क्वालिफिकेशन बिड दिनांक 25/6/2024 को निर्णित करते हुए उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रक्रियाधीन है। योजना के कार्यादेश जारी करने के उपरांत 20 माह में योजना को प्रभावी समस्त कार्य पूर्ण कर पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। माननीय सदस्य कोई पूछना है? ये था कि इसको अलग से सैंक्शन करके इसका काम चालू करवाएं जितना जल्दी हो। श्रीमती इंदिरा, हो गया मानो जी, आपका स्थगित हुआ, आपका प्रश्न अभी स्थगित हुआ है, बाद में लगाएंगे। हाँ। लेकिन हम सरकार की इतनी बड़ी क्या मजबूरी होगी? यमुना जल का बहुत बड़ा एमओयू था, इसका उत्तर नहीं दिया, प्रश्न स्थगित है, जवाब नहीं देना चाहिए और आपसे स्थगित किया। प्रश्न चिन्ह नहीं होता माननीय सदस्य, प्रश्न व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह नहीं होता, अंकित नहीं बैठे। आप पूछे। प्रश्न संख्या 840। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1,
विभाग द्वारा संचालित योजना मेरे पास माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे पास जवाब आ गया है और आप चाहे तो मैं पूछ पूरे प्रश्न पूछिए। लूं क्योंकि कल भी जवाब में पूरा हो गया और यहाँ भी अत्याचार हो रहा है महिलाओं पर, तो जवाब नहीं दे रहे मंत्रियों को। तो आप अगर जवाब दिलवाओ मंत्री जी से तो मैं पूछूं। प्रश्न पूछोगे, जवाब देना उनका है। क्योंकि कल नहीं दिलवाया ना आपने। आप कल दिलवाया था। ये आसन की व्यवस्था पे नहीं कह सकती हैं, हटा दीजिए। एक मेरा निवेदन था, एक थोड़ा माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आसन की व्यवस्था पे प्रश्न न करें। एक सेकंड आप एक माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा ये गलत आ गया। मैं यहाँ पर महिला अत्याचार हो रहा है, मेरा कृपया इस पे रिकॉर्ड पे नहीं आवे। चलिए माननीय मंत्री हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगी मंत्री महोदय से कि विदेश में पढ़ने वाले, जो खंड 2 में मैंने सवाल पूछा है, विदेश में पढ़ने जो जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए जो यूनिवर्सिटी तय की गई, चयन की गई है, उसके अंदर वो कितनी यूनिवर्सिटी है और कौन कौन से चिकित्सा की, इंजीनियरिंग की, सामान्य जो हैं अलग अलग, वो कितनी हैं और उनके जो मापदंड है वो क्या है, और इसके अलावा उनमें कोई काट छाट की गई है क्या अभी कुछ दिन पहले, जो कि विद्यार्थियों को जिससे नुकसान होगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ मंत्री महोदय से। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, प्रश्न का खंड 2 है, जिसमें आपने पूछा, उसका उत्तर में विदेश में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं को बंद करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अब माननीय सदस्य ने जो पूछा, मैं उसका उत्तर आपसे निवेदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये सवाल हायर एजुकेशन से संबंधित, लेकिन फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। पूर्व में ये इस योजना का नाम राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना था। हमारी सरकार बनने के बाद में हमने इसका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पे रखा। पहले इसमें लगभग 500 के करीब जो थे, उसमें प्रावधान था 500 के करीब जो हैं विदेश में हमारे छात्र जो हैं पढ़ने के लिए जाएंगे कोचिंग के लिए। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, ये निवेदन है कि राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में 8 लाख से ज्यादा के करीब विद्यार्थी अध्ययनरत हैं आज की तारीख में, और जिन 500 के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, उसके बाद में हमने 300 इसलिए किया क्यों जिन 500 बच्चों का बजट होता है वो राजस्थान की कॉलेज में पढ़ने वाले 8 लाख बच्चों से ज्यादा का बजट होता है। तो क्या आप ये तय करिए कि राजस्थान की कॉलेज में जो 8 लाख बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य भी सुधारना जरूरी है, सिर्फ उन 500 बच्चों का। तो इसलिए बजट के मामले अगर हम लोग देखें तो 8 लाख का जो बजट है उसके बराबर 300 बच्चों का जो बजट है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा संशोधन किया है और आने वाले समय में मेरिट के आधार पर यह तय होता है कि किन बच्चों को हम लोग भेजेंगे। दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्कॉलरशिप योजना के अंदर आम गरीब व्यक्ति राजस्थान का नहीं पहुंच पाता है। बड़े रसूखदार व्यक्ति जो होते हैं वो जो रसूखदार व्यक्ति होते हैं वो अपने बच्चों को विदेश में भेजते हैं। आज आपकी विधानसभा का कोई व्यक्ति जो है, कोई छात्र है, वो पढ़ने के लिए उस स्तर पर नहीं पहुंच पाता क्योंकि उनके पास में अप्रोच नहीं होती है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करता हूं, ये जो योजना है ये साथ में उन 8 लाख बच्चों के भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए चला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा बजट इन 300 बच्चों के बजट के बराबर होता है। आप ही बताएं कि 8 लाख बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल सकते हैं हम लोग का क्या इन 300 बच्चों को विदेश भेजने के नाम पर? क्या कोई गांव का गरीब व्यक्ति जो है अपने बेटे को विदेश में भेज सकता है क्या पढ़ाई के नाम पर? नहीं भेज सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस योजना को और संशोधित करना चाहिए और राजस्थान के 8 लाख विद्यार्थियों के बच्चों के भविष्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सवाल में ही एक सवाल और पूछा था कि कौन से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनको आपने सेलेक्ट और किया और कुछ को काटा, जिनकी रैंकिंग कम है उनको सिलेक्शन कर लिया है और बाकी जो अच्छी रैंकिंग वाले उनको काट दिया है। ऐसा प्रकरण अगर है तो आप सदन को बताएं। और दूसरा एक और पॉइंट है मेरा राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में पिछले 5 सालों के अंदर छात्रवृत्तियां बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाई, बहुत सारी पेंडेंसी चल रही है। तो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा नहीं आया। क्या पिछले 5 साल जिस तरीके से चला, क्या अभी भी इसी प्रकार चलेगा या आप कंटिन्यू बनाएंगे उसको? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि स्कॉलरशिप की योजना है वो मैंने सारी आपको उत्तर में दे दी है। वैसे पूरा बंडल मेरे पास पड़ा, आपको उपलब्ध करवा दूंगा। विशेष रूप से आपने पूछा एसटी का। अब मैं आपको निवेदन करता हूं कि जो एससी एसटी और ओबीसी की जो स्कॉलरशिप है, स्पेसिफिक एसटी का बताता हूं मैं। एसटी के अंदर इसमें केंद्र की प्रवर्तित योजना का राज्य जो अंश है वो 75% है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट का 25% है।
अब आप बताइए कि हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए। इससे पहले जब आपकी सरकार थी, आपने इससे पहले जो बच्चों की एसटी की स्कॉलरशिप बकाये थी, उसमें ऐसा कोई प्रयास नहीं किया सेंट्रल से पैसे लाने का। अब हम ये बता रहे हैं कि वर्ष 2023-24 में संभावित आवेदन जो हमारे पास थे, उसमें 401.39 करोड़ रुपए एवं इससे पहले के बकाये जो थे 257.42 करोड़ रुपए की कुल राशि समेत 658.81 करोड़ रुपए के प्रस्ताव जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किए गए थे, जिसमें से हमने 220 करोड़ रुपए अभी तक प्राप्त कर लिए हैं। वो हमारे छात्रों के खाते में हमने दे दिए हैं। और ये जो 257 करोड़ रुपए थे, ये आपने आपकी सरकार के समय कोई प्रयास नहीं किया था, इसलिए आ नहीं पाए। हमारी सरकार को 6 महीने हुए और इस 6 महीने में इस बकाया बजट को लाने के लिए, इस बकाया बजट को लाने के लिए एक मिनट, इस बजट को लाने के लिए एक मिनट सुनिए, हमारे राजस्थान के एसटी समुदाय के जितने भी छात्र छात्राएं जो स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं, उनको ये बकाया राशि देने के लिए हमने राजस्थान सरकार के माध्यम से, मैंने स्वयं ने पत्र लिखा, हमारे जो एससीएस हैं उन्होंने पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुनिए, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब मंत्री महोदय दे नहीं रहे हैं। दोनों सवालों के जवाब मुझे पहले जो मैंने पूछे हैं रिप्लाई क्वेश्चन, उनका आप जवाब दे दीजिए। क्या विश्वविद्यालयों में चेंजेज किया है रैंकिंग के आधार पर? क्या विश्वविद्यालय घटाए बढ़ाए हैं जिनको चयन आपने किया है कि इन विद्यालयों में जाएंगे तो ही हम स्कॉलरशिप देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जब दूसरा सवाल पूछा था तब मैंने एससी एसटी ओबीसी के बारे में बताना चाहा, आपने कहा मुझे एसटी के बारे में बताइए। वो जवाब आ गया। अब जब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमने जो पत्र लिख दिया है, संभवतः इसी जुलाई के महीने के अंदर या इसके आसपास में हमारा जो बचा हुआ जो राशि है, ये जो राशि है 438.81 करोड़, ये जैसे ही आती है एसटी समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में छात्रवृत्ति चली जाएगी। दूसरा, आपने जो इन विश्वविद्यालय कॉलेज के बारे में पूछा है, मैंने पहले ही माननीय सदस्य आपको निवेदन किया था, ये हायर एजुकेशन का विषय है। हमारी जो विदेश में पढ़ने वाली जो योजना है स्वामी विवेकानंद जी के नाम से हमने जो करी है, ये उच्च शिक्षा से संबंध में जुड़ा हुआ है। इसके बारे में फिर भी अगर आप मुझे बताएंगे, व्यक्तिगत रूप से मैं उच्च शिक्षा के विभाग से इसकी संपूर्ण जानकारी लेकर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अध्यक्ष जी एक मिनट। एक तो माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है ना, वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है कि पिछली सरकार ने प्रयास नहीं किए। अगर प्रयास किए हुए होंगे तो यहाँ मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा सदन के अंदर। सबसे पहली बात, मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि ये जो एसटी के और ओबीसी की छात्रवृत्ति जो बकाया है, कब से बकाया है, भारत सरकार क्यों नहीं दे रही, वो आप बताइए। एसटी और ओबीसी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले बता दिया था क्या हमने हमारे 6 महीने के इस कार्यकाल में समय समय पर, मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूं, हमने ये पत्र क्रमांक डिटेल दिलवाओ, सब भाषण नहीं, आप डिटेल दिलवा दो। कब से बकाया, कितनी बकाया, ये बता दें आप। हमने, अरे भाई आपके उससे प्रश्न पूछा है, आने दिए। हमने माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 23-24 का जो बकाया है, मैं आपको इसकी भी डिटेल मेरे पास में मैं आपको दे देता हूं। मेरे पास में पूरी जो है इसमें वो बता दो, सिर्फ जितना बता रहे हैं उतना जवाब दिलवा दो, फिर अलग से आइए। मैंने इसमें ये उत्तर दिया है कि अभी तक 438.1 करोड़ रुपए बकाया है। वो हमारे पास इसी जुलाई के अंदर कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से, आचार संहिता के कारण, नया मंत्रिपरिषद बनने के कारण नहीं आई है। इसके लिए हमने पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने और हमारे विभाग ने पत्राचार करके और व्यक्तिगत हमारी टीम को हमने भेजा है सेंट्रल में, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वो नहीं हुआ। लेकिन मैंने अभी बताया इसी जुलाई माह के अंदर संभवतः, अभी हमारी लेटेस्ट बात हुई है, हम लगातार प्रयास करेंगे वो जल्दी हमारे एसटी के जो छात्र हैं, भाई हैं, उनके खाते में आ जाए ताकि उनको लक्ष्मण दे सके। लक्ष्मण, प्रश्न संख्या 50। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि प्रदेश में विगत 1 वर्ष में उचित मूल्यों के दुकानदारों के विरुद्ध कुल 1560 शिकायतें प्राप्त हुई है। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, विधानसभा क्षेत्र बस्सी में विगत 1 वर्ष में कुल 2 राशन डीलरों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है। उक्त शिकायतों में राशन डीलरों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है। एक, नंदकिशोर मीणा, जिनका प्राधिकार पत्र निलंबित है। दूसरा, श्री भगवान साय, नोटिस जारी किया गया है। और खंड 3, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि ये जो एग्जिस्टिंग शॉप्स है राशन की, उनके अलावा भी कोई और नई दुकानें खोलने का
कोई प्रस्ताव विचाराधीन है या नहीं है? माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी हम पूर्व में ये जवाब दिया कि हम आवंटन सलाहकार समिति का गठन करने के बाद आपके भी यदि विधानसभा क्षेत्र में कहीं आपको आवश्यकता है तो आप जरूर सुझाव दीजिए, हम उस पर जरूर अमल करेंगे। श्री उदयलाल भडाना। प्रश्न संख्या 1314। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र मांडल में बिला नाम एवं चारागाह भूमियों पर 215 अवैध कोयला भट्टियों संचालित थी, जिनमें से 82 अवैध कोयला भट्टियों को मौके पर बंद करवा दी गई हैं एवं शेष के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सूची परिशिष्ट ए पर संलग्न है तथा निजी खातेदारी भूमियों पर अवैध कोयला भट्टियों के संबंध में सर्वे कराया जा रहा है। खंड 2, जी हाँ, कोयला भट्टियों से होने वाले प्रदूषण से फसलों तथा पेड़ पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वन विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को अवैध कोयला भट्टियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व विभाग एवं संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। विधानसभा क्षेत्र मांडल में बिला नाम एवं चारागाह भूमियों पर 215 अवैध कोयला भट्टियों संचालित थी, जिनमें से 82 अवैध कोयला भट्टियों को मौके पर बंद करवा दी गई एवं शेष के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सूची परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 3, जी हाँ, सामान्यतः अंग्रेजी बबूल जो जूली फ्लोरा के नाम से प्रचलित है, वह अन्य पेड़ों से कोयला बनाया जाता है। पेड़ों की अवैध कटाई के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व विभाग, संबंधित जिला कलेक्टर एवं उप वन संरक्षक द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। वन मंडल भीलवाड़ा के अधीन वन कर्मियों द्वारा नियमित रूप से सतत गश्त करते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि वन क्षेत्र के आसपास कोई कोयला भट्टी संचालित नहीं है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जैसा आपने बताया 215 भट्टी संचालित है, लेकिन वहां पर मांडल विधानसभा के अंदर ही करीब 5000 कोयले की अवैध भट्टियां संचालित है और पूरा भीलवाड़ा जिले में करीब 20,000 के पास भट्टियां हैं। और आप सब लोगों को, सदन वालों को भी ज्ञात होगा कि पिछले 7-8 महीने पहले एक अवैध कोयला भट्टियों के द्वारा वहाँ बहन तोला गुजर की बलात्कार करके निर्मम हत्या करके उस भट्टी में जला दिया गया था। ये भट्टियों के द्वारा जो भट्टी वाले होते हैं वो गलत तरीके से इलीगल काम भी करते हैं। तो मैंने जब आवाज़ उठाई मेरी विधानसभा में, जब मैं विधायक नहीं था, तब मेरे ऊपर भी करीब 700 लोगों ने लुवारिया गांव में भट्टी वालों ने मेरे पे जानलेवा हमला किया, लेकिन ये गनीमत रही, भगवान का आशीर्वाद रहा तो मैं जानलेवा हमले में बच गया। लेकिन अगर ये गलत काम करते हैं, इसकी आवाज़ उठाना गलत है, तो सरकार क्या कदम उठा रही है? और 215 नहीं, पूरे 5000 भट्टियां तो है। और इससे एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाकर। माननीय सदस्य, भाषण नहीं प्रश्न पूछे। हाँ, तो ये 215 भट्टियां नहीं है, 5000 भट्टियां हैं और इनको कब तक ध्वस्त कर दिया जाएगा? ये प्रश्न। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये प्रश्न राजस्व विभाग से संबंधित है, क्योंकि मेरे नाम नामित हुआ है। मैंने माननीय सदस्य की प्रश्न को और उनके जो इनकी भावना को देखते हुए मैंने वहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं उनसे बात करी है और कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो भी अवैध भट्टियां हैं उनको तोड़ करके, भट्टियों से उन्मूलन करके उस क्षेत्र को मुक्त कर दिया जाएगा। श्री मनीष यादव। प्रश्न संख्या 2041 उत्तर प्राप्त हो गया। मैं पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत चाहूँगा। पूरक प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022 में 19.58 लाख आवेदन खाद्य सुरक्षा के प्राप्त हुए, जिनमें से 13.90 लाख अभी भी लंबित हैं तथा उसके बाद भी लगभग 15 लाख ऐसे गरीब परिवार हैं जो खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं, जो अभी भी खाद्य सुरक्षा पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और पिछले 2 वर्ष से केंद्र में जो केंद्र की सरकार है तथा राज्य में 7 महीने से आपकी सरकार है, तो इनके खाद्यान्न की आपकी सरकार ने क्या व्यवस्था की, जबकि आपने उत्तर में इस सारे मसले को प्रक्रियाधीन बताया है, जबकि अब तक 7 माह में एक भी नए परिवार को आपने राशन नहीं दिया है।
कृपया उत्तर दें। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय शाहपुरा से आने वाले सदस्य को बताना चाहूँगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 4 करोड़ 46 लाख की राजस्थान की जो सीलिंग है उसमें 4 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। बाकी जो आपने 10.5 लाख बताए जो वंचित स्थान है उसमें सरकार ने आते ही 1,66,000 जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी विशेष योग्यजन है उनका नाम जोड़ दिया गया। DOIT में अगले 2-4 दिन में ही वो सूचीबद्ध हो जाएंगे और 23,172 जो भारत सरकार के निर्देश से जो शहरी जनजाति है जो PVTG पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है उनके नाम जोड़ने की प्रक्रिया अंतिम चरण में। तो ये लगभग 2 लाख नाम ये लोग जुड़ रहे हैं और 1.5 लाख लोग जो कि 44,374 विशेष योग्यजन है जिन्होंने आधार कार्ड से जन आधार से अभी तक सैंपलिंग नहीं कराई, अपना EKYC नहीं कराया, वो कराएंगे तो लगभग 1.5 लाख वो भी लोग नए जुड़ेंगे। फिर लगभग जो आप 10.5 लाख में बता रहे हो 7 लाख स्थान हमारे पास रिक्त रहेंगे और 7 लाख जो रिक्त स्थान है लाभार्थियों को जोड़ने के लिए उसमें जो 13,90,000 आवेदन प्राप्त है उनको जोड़ने की प्रक्रिया जारी है और जल्दी ही उसको जोड़ दिया जाएगा 7 लाख को। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक एक भी परिवार नया नहीं जोड़ा गया है। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि आपने संकल्प पत्र अनुसार 5 वर्षों के लिए सभी गरीब परिवारों को, जो राजस्थान में जितने गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने गरीब कल्याण को आधार बनाया है और हम सत्ता का माइंडसेट नहीं सेवा का माइंडसेट लेकर के आए हैं। तो ऐसे में मैं जानना चाह रहा हूं कि 2 वर्षों से ऐसे गरीबों को हक उनका क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो आप घोषणा पत्र में तो कह रहे हैं कि सभी गरीब परिवारों को राशन देंगे, तो ऐसे में आपका संकल्प पत्र घोषणा पत्र झूठा है। प्रश्न पूछिए, भाषण नहीं। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। अब प्रश्न का पूछ रहे हैं। आपने संकल्प पत्र अनुसार 5 वर्षों के लिए सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की है, जबकि आपने प्रश्न संख्या 2 के जवाब में कहा है कि वर्तमान में 2024-25 में संकल्प पत्र में पृथक से लक्ष्य निर्धारित नहीं है। तो ऐसे में आपका संकल्प पत्र असत्य है या आपका जवाब असत्य है? आप भी जवाब दे रहे हो। प्रश्न पूछो। मैंने प्रश्न पूछा है। नहीं, मैं अगला प्रश्न पूछ रहा हूं। और खाद्य सुरक्षा का पोर्टल कब खुलेगा जब गाँव में लोग इंतजार कर रहे हैं? पोर्टल का इंतजार कर रहे हैं। प्रश्न पूछो। हो गया। ये प्रश्न ही है सर। माननीय मंत्री महोदय, ये प्रश्न ही है। अरे हो गया प्रश्न, पूछे। ये प्रश्न उत्तर आने दीजिए। माननीय सदस्य, पोर्टल कब खुलेगा सर? माननीय सदस्य, आपने पूछा तो माननीय शाहपुरा से आने वाले सदस्य को बताना चाहूंगा, वास्तव में प्रधानमंत्री जी की आपने जो प्रशंसा ही करी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 82 करोड़ देशवासियों को और आगामी 5 सालों के लिए जो 12 लाख करोड़ की घोषणा की गई। आप सुनिए, जवाब सुनिए, आप सुनिए। वही तो पूछ रहे हैं, वही पूछा। आप जवाब सुनिए। श्री जुबेर, माननीय जुबेर जी, भाभी जी अच्छा जवाब दे दीजिए। आप बैठिए, आप खड़े होते हैं तो भाभी जी ठीक है, बैठिए। अरे आपके बात बिना अनुमति सुनने दीजिए, बिना अनुमति के नहीं हो गया। श्री गोपाल शर्मा। अध्यक्ष जी, श्री गोपाल सी बात है, सिंपल सी। 5 पोर्टल की तारीख बता दें कब खुलेगा। पूरा राजस्थान तरसते, गरीब तरसते, गरीब कल्याण की बात हो रही है। पोर्टल तो बता दो कब खोलोगे, तारीख बता दो। तारीख पूछे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या। मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट हूं। तथ्यपरक जवाब है। एक पूरक प्रश्न है साथ में कि 2014 से मेट्रो फेज 2 का विषय चल रहा है। 2014 में 2000 में इसके लिए DPR तैयार हुई, लेकिन अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका क्योंकि पिछली सरकार को 3 वर्षों तक अनुमोदन करने के लायक विषय नहीं बन मिला था, जो जवाब में है। आप प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न ये है, आप प्रश्न पूछो। कि जब इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने अंबाबाड़ी से स्कीम को विद्याधर नगर तक बढ़ा दिया है, तो क्या पिछली जो DPR है इसके अनुसार कुछ काम आगे बढ़ेगा या नए सिरे से सारा विचार किया जाएगा? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को अरे बीमार कोई नहीं अवगत कराना चाहूंगा। मुझे आपको ठीक रखना है, मेरी जिम्मेदारी आपको दरवाजा कि जयपुर मेट्रो ने, अरे हाँ बोलिए, उत्तर दीजिए। आप बोलिए ना, आपने बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अरे बैठिए, अंकित नहीं हो, ये बीच में बोलोगे तो। माननीय सदस्य, आप तो बोलिए, उत्तर दीजिए।
अरे हमको हर चीज का मालूम है, आप जो भी पूछेंगे उसका संपूर्ण जवाब मिलेगा। आपका प्रश्न लगे आप पूछ लेना। यहाँ किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है। अरे आप तो उत्तर दीजिए माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक और सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि जयपुर मेट्रो ने संभावित मार्गों पर विस्तार हेतु सर्वे डीपीआर के लिए ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट सलाहकार की नियुक्ति हेतु दिनांक 6/7/2024 को निविदा जारी की गई है। सलाहकार द्वारा सर्वे उपरांत फिजिबल मार्गों पर डीपीआर तैयार करवाई जाएगी और इसके बीच में माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी सुझाव सकारात्मक हमें मिलेंगे उनको भी हम डीपीआर में शामिल करवाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। अगला प्रश्न है श्री मेरा पूर्वक प्रश्न है श्री श्री चेतन पटेल। माननीय परिवहन मंत्री जी, प्रश्नकाल समाप्त। मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री किरोड़ी लाल सदस्य विधानसभा द्वारा 16वीं राजस्थान विधानसभा के द्वितीय सत्र में अपरिहार्य कारणों से सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करें? आज अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 12 जुलाई को 24 को यह अनुमति प्रदान की गई। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री मनोज कुमार सादुलपुर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर में बीमा कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से आपत्तियां दर्ज कर बीमा क्लेम के भुगतान बाधित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में श्री श्रवण कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ में स्वीकृत महाविद्यालय के भवन का निर्माण एवं कार्मिकों की नियुक्ति नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरिमोहन शर्मा एवं 13 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में राजस्थान पंचायत सरपंच संघ की लंबित मांगों का निस्तारण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गणेश गोगरा सदस्य की ओर से नाना भाई खाट राजकीय जनजाति बालक आश्रम छात्रावास का भवन जर्जर अवस्था में होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से प्रदेश के स्थानीय युवाओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री ललित यादव सदस्य की ओर से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक न हटाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से नरेगा अंतर्गत कार्मिकों के नियमितीकरण एवं दुर्घटनाग्रस्त होने पर राहत नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के नवीन क्रमोन्नत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदों का सृजन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री हरीश चौधरी सदस्य की ओर से श्री जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के इंजीनियरिंग संकाय को अलग कर एमबीएम विश्वविद्यालय बनाने के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री थावरचंद सदस्य की ओर से प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विगत 3 वर्षों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री घनश्याम एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से करौली जिले के मासलपुर आगरा रोड के ग्राम भोजपुर स्थित वन विभाग की चौकी में 9 वर्षीय मूक बधिर बालिका के साथ किए गए अमानवीय कृत्य की जांच सीबीआई से करवाए जाने के भाई माननीय सदस्य माननीय मंत्री महोदय श्री मनीष यादव सदस्य की ओर से मेरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा एवं पूरे प्रदेश में बंदरों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य हरीश चौधरी, श्री थावरचंद, श्री घनश्याम
एवं श्री मनीष यादव को उनके प्रस्ताव के विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री रामविलास सदस्य की ओर से जयपुर डेयरी में कार्यरत ठेका कर्मियों को संविदा कर्मी मानते हुए नियमित भर्ती में बोनस अंक दिए जाने के संबंध में श्रीमती गीता बरवड़ सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र गोपालगढ़ के ग्राम नांदड़ा खुर्द में हुई हत्याओं एवं बिलाड़ा के गांव राव नियाणा में दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में श्रीमती कल्पना देवी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र लाडपुरा के नगर निगम कोटा उत्तर एवं दक्षिण अंतर्गत आने वाले नालों की सफाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री जबर सिंह सांखला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आसीन में पानी की कमी के कारण हो रहे किसानों के पलायन को रोकने हेतु ठोस कार्य योजना बनाकर जलापूर्ति किए जाने के संबंध में श्री सुरेश गुर्जर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खानपुर के ग्राम लड़ानिया के टोल बूथ से स्थानीय निवासियों को हो रही परेशानियों के संबंध में श्री हरि सिंह रावत सदस्य की ओर से प्रदेश में निजी संस्थाओं के माध्यम से नरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किए जाने के संबंध में श्री हाकिम अली खां सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के रामगढ़ कस्बे से गुजरने वाले NH 52 पर अंडरपास का निर्माण करवाए जाने के संबंध में श्री रितु बानावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बयाना के उपखंड रूपवास में जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर जल योजना का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण किए जाने के संबंध में श्री राम साय वर्मा सदस्य की ओर से प्रदेश में अवैध बजरी खनन के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में श्री संदीप शर्मा सदस्य की ओर से कोटा शहर में नमामि गंगे योजना अंतर्गत करवाए गए सीवरेज कार्य में हुई अनियमितताओं की जांच करवाकर कार्रवाई किए जाने के संबंध में श्री मनोज कुमार सादुलपुर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर में जल जीवन मिशन योजना की पाइपलाइनें डालने से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत करवाए जाने के संबंध में श्री विद्याधर सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़ रेनवाल कस्बे के गंदे पानी की निकासी हेतु समुचित बजट आवंटित किए जाने के संबंध में श्री राजेंद्र सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र महुआ के उकरूंद में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों द्वारा कनेक्शन जारी करने में की गई अनियमितताओं के संबंध में श्री अमृतलाल मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर की विद्युत लाइनों को व्यवस्थित किए जाने के संबंध में श्री श्रवण कुमार सदस्य की ओर से प्रदेश में कुआं शिफ्ट योजना पुनः प्रारंभ करवाए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। पर्ची आज दिनांक 12 जुलाई को शून्यकाल में बोलने हेतु 42 पर्चियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं जो निम्नानुसार है। श्री कालीचरण सराफ 22 गोदाम सुदर्शनपुरा एवं करतारपुरा औद्योगिक क्षेत्र को आबादी से अन्यत्र स्थानांतरण करने के संबंध में श्री डूंगर राम केदर सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र खातेदारी एवं चकबंदी करने बाबत श्री केसाराम चौधरी प्रदेश में हो रहे नाबालिग और बालिका बच्चियों के मुकदमे एवं गुमशुदगी से समाज में फैल रहे असंतोष के संबंध में श्री छगन सिंह राजपुरोहित सियाणा को उप तहसील बनाने के संबंध में श्री हरीश चौधरी। व्यवस्था का प्रश्न है। बैठिए, मैंने व्यवस्था दे दी है। हाँ, एक मिनट हरीश। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूँगा और आसन का और सदन का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से प्रदेश के अंदर पंचायती राज और नगर पालिका के जो चुनाव हैं उनके अंदर प्रशासन के द्वारा मानिस ये नियम है 0 ओवर जैसे समाप्त हो सबसे पहले आपको अनुमति दूंगा। ठीक। माननीय हरीश चौधरी। माननीय बैठिए, मैंने पुकार लिया है। आप मुझे पता है आपका स्थगन नहीं आ सकता, ठीक है। आप इस बार सप्ताह में एक बार आ चुके हो, एक सप्ताह में एक मिलता है। नहीं बोलने का नहीं, आप बोलिए। आप बैठिए, इनका अंकित नहीं, आपके सदस्य बोल रहे हैं।
अरे आपके सदस्य बोल रहे हैं, बैठिए बैठिए बैठिए, इनका अंकित नहीं हो, बैठिए। आप बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप बोलिए। आपने मुझे नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव में बोलने की इजाजत दी। अध्यक्ष महोदय, 2021 में जैन विश्वविद्यालय से एक अलग विश्वविद्यालय बनाने का सरकार ने फैसला लिया, MBM विश्वविद्यालय का।